हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्कुलर मोशन के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। सो ये सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा एंड लेट अस से पार्टिकल यहां पर है एंड इट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इट्स मूविंग लाइक दिस। अगर पार्टिकल का रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो रेडियस वेक्टर सेंटर से पार्टिकल की तरफ रहेगा and direction of the radius vector is considered from center towards the particle. पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो हमें राइट हैंड लेना होगा एंड वी विल हैव टू कीप अवर फिंगर्स अलोंग द मोशन ऑफ पार्टिकल। सो अगर राइट हैंड के फिंगर्स को हमने इस डायरेक्शन में रखा और राइट हैंड को बंद किया तो जो थंब है वो स्क्रीन के बाहर की तरफ आएगा। ये स्क्रीन के बाहर की तरफ का जो डायरेक्शन है इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity is represented by the alphabet omega. It looks like W, but we call it omega. So angular velocity is a vector and direction will be out of the plane of screen when particle is moving in the anti-clockwise direction. यही particle अगर clockwise घूमेगा तो clockwise घूमते particle पे अगेन अगर हम fingers particle के movement की तरफ रखें तो जब भी हम right hand को close करेंगे तब thumb निकल के screen के अंदर जाएगा. So if the particle goes anti-clockwise, thumb will go inside the screen and that inward direction will be the direction of angular velocity. So yeah, for now particle anti-clockwise घूमा तो angular velocity का direction is going to be out of the plane of the screen. We call it omega bar. इस point पे अगर हम tangent draw करेंगे तो ये tangent का जो direction है this is going to be the direction of linear velocity of the particle. So ये anti-clockwise movement of the particle. This will be v bar. v bar मतलब direction of linear velocity of the particle and ये जो वेक्टर था it was the radius vector r bar. अब पार्टिकल मान लो एक certain amount of time में यहां से लेके यहां तक घूम के आ गया. So if the particle comes from here to here in a certain amount of time, then the angle traced at the center is this theta. ये जो एंगल थीटा पार्टिकल ने ट्रेस किया लेट अस से इट इज ट्रेसिंग दैट एंगल इन अ टाइम विच इज इक्वल टू टी. तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा इट विल बी गिवन बाय थीटा अपॉन टी. आई एम करंटली कंसिडरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जो एंगल पार्टिकल ट्रेस करेगा इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम विल रिमेन कांस्टेंट और द अदर वे अराउंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल. ये पार्टिकल जो इधर घूमता है उसके घूमने का स्पीड कांस्टेंट रहेगा. So whenever the speed of particle remains constant, it will be uniform circular motion. So you can also say the angle traced by particle in a given amount of time will also remain constant. So yeah, basically constant velocity matlab uniform circular motion. So yeah, this angular velocity omega will be given by theta by t and calculus के terms में अगर बोले तो omega will be d theta by dt. So yeah, this is one of the description for angular velocity that we need to know in circular motion. एक रिलेशन रहेगा v बार ओमेगा बार और r बार में. अब ये रिलेशन कुछ ऐसा है दैट v इज इक्वल्स टू r ओमेगा. ये रिलेशन हमें मेमोराइज करके रखना होगा फॉर द न्यूमेरिकल्स दैट कम इन दिस चैप्टर. Definitely there are derivations, there are reasons and everything to it, but as far as numericals are concerned and your MCQs in exams like JEE mains and advanced or MHT CET are concerned, इसका derivation कोई पूछने वाला है नहीं. So yeah, remember this formula that linear velocity will be equal to radius into omega. तो ये एक relation हो जाएगा only in magnitude between v, r and omega. वेक्टर रिलेशन अगर देखें तो वेक्टर रिलेशन में ओमेगा बार क्रॉस आर बार विल बी वी बार और आर बार क्रॉस ओमेगा बार विल बी वी बार. ये हमें देखना होगा. तो यहाँ पे राइट हैंड रूल का आना हमें जरूरी है. नाउ पे अटेंशन ऑन द वेबकैम. इफ दिस इज ए बार एंड दिस इज वी बार, तो अगर मैं ए बार क्रॉस बी बार करना चाहता हूं आई हैव टू कीप माई राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर ए बार. सो ए बार क्रॉस बी बार मीन्स मुझे मेरे फिंगर्स क्लोज करने होंगे टुवर्ड्स द अदर वेक्टर. सो ए बार क्रॉस बी बार मेरा थंब इस तरफ निकल के आएगा. सो दिस बिकम्स द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. सिमिलरली अगर मुझे बी बार क्रॉस ए बार करना है तो मुझे मेरे राइट हैंड के फिंगर्स रखने होंगे ऑन द फर्स्ट वेक्टर बी बार. आई विल हैव टू क्लोज देम टुवर्ड्स द अदर वेक्टर ए बार. अब निकला हुआ जो थंब है
दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। सो वही लॉजिक से अगर मैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार यहां पर ले लूं, आर बार यहां पर ले लूं, वी कैन शिफ्ट वेक्टर्स पैरेलल टू देमसेल्व्स इन स्पेस। सो वी बार अगर इस डायरेक्शन में था, आई कैन टेक वी बार एंड कीप इट ओवर हियर. So this will be the direction of V bar. Now if you apply that right hand rule, you will realize that you need to keep your fingers on omega bar and close them towards R bar. जब ओमेगा बार की तरफ फिंगर्स रख के आर बार की तरफ बंद करेंगे तो निकला हुआ थंब वी बार की तरफ जाएगा. सो वेक्टर्स में वी आर ओमेगा का जो रिलेशन आएगा दैट विल बी वी बार इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार. सो ये एक वेक्टर रिलेशन हो गया वी ओमेगा और आर के बीच में. एंड वेक्टर्स निकाल देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो v इक्वल टू आर ओमेगा इज गोइंग टू बी अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. एंगुलर वेलोसिटी के बारे में एक और चीज, अगर एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई टी था तो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट आएगा दैट हैज टू बी यू कैन से डिग्री पर सेकेंड, और थीटा मतलब एंगल्स मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन होता है. सो इसका यूनिट आएगा रेडियन पर सेकेंड. वेलोसिटी वी ऑल नो इसका स्टैंडर्ड यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड, एंड रेडियस एक लेंथ हो गया तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट रहेगा मीटर. सो या दिस वाज अ लिटिल डिस्कशन अराउंड लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन. एंड लाइक आई सेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ये ओमेगा जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा एंड ये वी भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा. वी स्टडीड दैट ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर. V bar जो है, when I say velocity, velocity is going to be a vector, but when I say magnitude V bar मतलब magnitude of velocity, इसे speed कहते हैं, and magnitude of velocity will be a certain number, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा. तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करूं, फिलहाल इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है. अगर पार्टिकल घूम के इस पोजीशन पर आ गया तो इस पोजीशन पे अगर एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इस टैंजेंशियल डायरेक्शन की तरफ रहेगा. यू कैन से दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हुआ, तो वेलोसिटी एज अ वेक्टर इज गोइंग टू चेंज. बट क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. तो इस पॉइंट पे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v था, इस पॉइंट पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v ही रहेगा. Just that as vectors, if this was v1 bar, this will be v2 bar. v1 bar is not equal to v2 bar, but magnitude v1 bar will be equal to magnitude v2 bar only if it is uniform circular motion. अगर पार्टिकल एक्सेलरेट या डेसेलरेट हुआ तो ये मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल नहीं रहेंगे. So yeah, this is a little bit of discussion on the velocities of particle in circular motion. Let's move ahead with a little more discussion. कुछ और इक्वेशंस आने वाले हैं. सर्कुलर मोशन में एक चीज ऐसी है कि अगर किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रहना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का होना कंपलसरी है. सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना पार्टिकल कभी सर्कुलर मोशन में रह ही नहीं पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक स्ट्रिंग से स्टोन को अटैच किया और इसे मैंने सर्कल में घुमाया तो स्ट्रिंग में एक टेंशन रहेगा. That tension will pull that stone in the inward direction. ये टेंशन रोल प्ले करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का. सो कहना ये चाहता हूं कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सर्कुलर मोशन के होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना कंपलसरी है. इफ देयर इज सर्कुलर मोशन देयर हैज टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स. विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज कंपलसरी for circular motion. So centripetal force, like I said, अगर स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांधा और उसे सर्कल में घुमाया तो स्ट्रिंग में जो टेंशन था वो स्टोन को अंदर की तरफ पकड़ के रखेगा. उस टेंशन ने रोल प्ले किया सेंट्रीपिटल फोर्स का. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली अ फोर्स दैट एक्ट्स along the radius but towards the center. जैसे रेडियस वेक्टर मैंने ड्रॉ किया था, पार्टिकल अगर यहां पर है तो रेडियस वेक्टर मैंने सेंटर से पार्टिकल की तरफ ड्रॉ किया. सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर. इट इज अलोंग द रेडियस ओनली.
but that the direction of centripetal force will be towards the center. सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद कर लेंगे. सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इज mv²/r. पार्टिकल जब घूमेगा तब उसका लीनियर वेलोसिटी अगर v है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो स्पीड विल बी v. पार्टिकल का स्पीड अगर v है तो वही v यहां पर यूज करेंगे. रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन दैट विल बी r एंड m इज मास ऑफ द पार्टिकल. इन सारे मतलब so mv and r are defined. mv²/r will become the formula for centripetal force. इसी फॉर्मूला में अगर v को r ओमेगा डाल देंगे तो यहाँ v² ये बन जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर. एक r ऊपर नीचे कटेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर. इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें ओमेगा स्क्वायर को लिख लेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा. सो वी कैन मेक इट m r omega into omega, and then this r omega can be written as v. So we can write centripetal force as mv omega also. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का. ये सारे ही फॉर्मूला हमें याद रखने होंगे एंड मोस्ट पॉपुलरली सम्स में जब यूज होगा तब ये वाला और ये फॉर्मूला मोस्ट कॉमनली यूज्ड रहेगा. वी डोंट ऑफन यूज दिस फॉर्मूला इन सम्स, बट फॉर्मूला है तो इसको भी याद रख लेना है साथ साथ में. फोर्स का फॉर्मूला एज पर न्यूटन्स लॉज वाज m इंटू ए. तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ये है तो यू कैन कंपेयर इट विद m इंटू ए. तो a का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी v²/r. इसे भी अगर ma के साथ कंपेयर किया तो ये m, बाकी का पार्ट रिप्रेजेंट्स a दैट इज r ओमेगा स्क्वायर. ये m एंड बाकी का पार्ट रिप्रेजेंट्स a दैट इज v ओमेगा. सो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ma से कंपेयर किया तो a का जो फॉर्मूला हमें मिला that became v²/r. वही चीज v को r ओमेगा डालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से मिल जाएगा r ओमेगा स्क्वायर एंड सिमिलरली यहां से मिलेगा v ओमेगा. तो ये जो एक्सेलरेशन मिला दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. So yeah, this is also a formula we need to keep in mind. सेंट्रीपिटल फोर्स का ये एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए हमें याद रखना होगा. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन. फिलहाल जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं इट इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये सिर्फ यूसीएम के लिए इसलिए अप्लाई होगा बिकॉज इस मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है. अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है वी कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई द फॉर्मूला time period is distance upon speed. फिलहाल टाइम पीरियड मतलब आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन. यही टाइम पीरियड निकालने के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एंड ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया बिकॉज यूसीएम में पार्टिकल का स्पीड जो है वो कांस्टेंट था. स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं रहता तो हमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगाने पड़ते, दैट टू इफ एक्सेलरेशन वुड हैव बीन कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस, अगर एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा तो हमें कैलकुलस लगाना पड़ेगा. अब ये सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे पढ़ाई करते जाएंगे तब तब हम डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ बिकॉज यूसीएम है तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, इसलिए टाइम का सीधा सीधा फॉर्मूला वी कैन यूज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस विल बी वन सर्कमफेरेंस दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड, मतलब लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v. थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था v का फॉर्मूला r ओमेगा था. सो ये बन जाएगा 2πr अपॉन v को डाल देंगे r ओमेगा. ऊपर नीचे r और r कैंसिल होगा तो टाइम पीरियड का फाइनल फॉर्मूला बनेगा 2π/ω. सो टाइम पीरियड for uniform circular motion is given by the formula 2π/ω. इस फॉर्मूला से एक चीज मालूम पड़ती है कि अगर ओमेगा पता रहेगा तो टी पता चल जाएगा एंड टी पता रहेगा तो ओमेगा पता चल जाएगा. सो दिस इज वन थिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी शुड नो. कंटिन्यू विथ वन मोर डेफिनेशन. फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम. एक पार्टिकल पर यूनिट टाइम कितने रेवोल्यूशंस परफॉर्म करेगा
that is called frequency of revolution. And per unit time matlab in most cases it is per second only. So number of revolutions per second is called frequency. Frequency का फॉर्मूला रहेगा 1 upon time period. थिंक अबाउट इट, ये फॉर्मूला कैसे आया? अगर मैं कहूं टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इज 0.5 सेकेंड्स, मतलब 0.5 सेकेंड्स में एक रोटेशन खत्म होगा, तो इन 1 सेकेंड हाउ मेनी रोटेशंस विल बी परफॉर्म्ड? अगर 0.5 सेकेंड्स लगा एक रोटेशन के लिए, तो एक सेकेंड में 2 रोटेशंस परफॉर्म होंगे. दैट 2 इज ऑब्टेन्ड बाय 1/0.5. इस तरीके से कोई भी एक और एग्जांपल लेके ट्राई करो, you will realize that frequency of rotation is basically reciprocal of time period. So frequency का फॉर्मूला बनेगा 1/t. अब f और ओमेगा का अगर एक रिलेशन चाहिए तो इसी फॉर्मूला में t को डाल सकेंगे 2π/ω. सो f becomes 1/t. t को डाल दिया 2π बाय ओमेगा का, ओमेगा ऊपर चले जाएगा, एंड व्हेन यू रीअरेंज यू गेट ओमेगा इक्वल टू 2πf. सो ये जो बॉक्स में मैंने 3 फॉर्मूला लिखे हैं, ये फॉर्मूला हमें आना जरूरी है. यहां पर सारे टर्म्स का यूनिट जानना जरूरी है. टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट विल बी सेकेंड्स. सो यूनिट ऑफ टी, स्टैंडर्ड यूनिट विल बी सेकेंड्स. अगर मिनट्स या आवर्स में दिया रहेगा, इट विल बी बेटर इफ वी कन्वर्ट इट. अगर कन्वर्ट नहीं किया तो अकॉर्डिंगली सारे जो ओमेगा और एफ के यूनिट्स है वो भी हमें चेंज करने पड़ेंगे. फिलहाल स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे तो यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स. फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट आएगा दैट बिकम्स पर सेकेंड, दैट इज सेकेंड पावर -1, और द सेम थिंग इज कॉल्ड हर्ट्ज, HERTZ, एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट विद HZ. HZ और पर सेकेंड मीन्स वन एंड द सेम थिंग. एंड ओमेगा का यूनिट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था, इट इज रेडियन पर सेकेंड. जो फ्रीक्वेंसी रहता है, आप न्यूमेरिकल्स करोगे तभी फ्रीक्वेंसी का यूनिट विल बी गिवन वेरी ऑफन एज RPM. सो RPM इज रेवोल्यूशंस पर मिनट. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया 2 RPM, इट मींस 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट. अगर एक मिनट में 2 रेवोल्यूशन हुआ तो RPS मतलब रेवोल्यूशंस पर सेकंड कितना होगा? सो इसको अगर RPS में कन्वर्ट करना है, थिंक अबाउट इट. एक मिनट में अगर सर्टेन नंबर हुआ तो एक सेकंड में उससे तो कम ही होने वाला है, बिकॉज 1 मिनट इज अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, 1 सेकंड इज अ शॉर्टर टाइम फ्रेम. तो बिकॉज एक सेकंड में कम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होंगे, इस RPM को RPS में कन्वर्ट करना रहेगा, वी विल हैव टू डिवाइड बाय 60. सो दिस विल बी 2/60, दैट इज 1/30 रेवोल्यूशंस पर सेकंड. तो फ्रीक्वेंसी का ये कन्वर्जन काफी कॉमन रहेगा व्हेन इट कम्स टू योर न्यूमेरिकल्स. So yeah, that's a little bit of extra discussion with time period, frequency, and angular velocity for a particle that performs uniform circular motion. The next thing we are discussing is a very common question that they keep asking in competitive exams. So they say that this is a circle and a particle is performing uniform circular motion. So you can take a particle, radius vector draw कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक. Let us say the particle is moving in the anti-clockwise direction, and velocity of the particle at this point, of course it's tangential to the circle, and let's call it v1 bar. Because मैंने कहा particle uniform circular motion करेगा, तो particle जैसे जैसे revolve करेगा, let us say particle यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, the angle traced by particle at the center, let's call it theta. So the particle traces an angle theta at the center. Particle का velocity इस point पे is v2 bar. So velocity इसलिए different है because velocity as a vector will keep changing, but क्योंकि uniform circular motion था, the magnitude of velocity will not change. So I am trying to say that magnitude v1 bar is magnitude v2 bar and we can take it as v. So ये पूरा setup रहेगा. Question ये है, they will ask you to calculate or find the change in velocity of the particle. Change in velocity as the particle goes from this point A to point B. So particle A to B गया है along the circle. As it goes from A to B, it traces an angle theta at the center. ये angle theta जैसे ही trace होता है, वैसे particle का velocity v1 bar से v2 bar change होता है. तो ये जो change in velocity है उसका magnitude चाहिए. So I'll rephrase the question. Calculate magnitude of change in velocity. तो कैलकुलेट जो हमें करना है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v2 बार माइनस v1 बार. अब वेक्टर्स का फॉर्मूला था दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a बार माइनस b बार इज रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर मतलब v2 का स्क्वायर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ v2 बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v1 बार दोनों v ही था, so we can straight away write v2 square as simply v square. So plus I said a square plus b square, v1 square will again be v square, then it is minus 2ab cos theta. So a मतलब v, b मतलब v into cos theta. थीटा मतलब एंगल बिटवीन v1 बार एंड v2 बार। अब v1 बार और v2 बार के बीच का एंगल थीटा कैसे रहेगा ये भी हम जस्टिफाई कर सकेंगे। यू कैन शिफ्ट वेक्टर्स पैरेलल टू देमसेल्व्स इन स्पेस। तो ये वाला जो वेक्टर है वी विल शिफ्ट इट एंड पुट इट हियर। तो अगर वेक्टर को मैंने यहां पर रख दिया, ये बन जाएगा v1 बार। अब ऐसा है कि ये वाला लाइन इसको परपेंडिकुलर है बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, दिस परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। सो अगर इस वाले रेडियस वेक्टर को मैं 90 डिग्री से टर्न करूं, आई विल गेट दिस लाइन, एंड इस वाले रेडियस वेक्टर को मैं 90 डिग्री से टर्न करूं तो आई विल गेट दिस लाइन। इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा था तो इनके बीच का भी वही एंगल थीटा आएगा। सो v1 बार एंड v2 बार के बीच का एंगल थीटा बन गया, इसलिए इस थीटा के जगह पे दिस थीटा बाय फॉर्मूला वाज एंगल बिटवीन माय टू वेक्टर्स। सो v1 बार और v2 बार के बीच का जो एंगल मिला वो थीटा मिला। इट इज द सेम थीटा विच वाज द एंगल ट्रेस्ड बाय पार्टिकल एट द सेंटर। सो दैट इज द रीजन आई कैन यूज दिस थीटा ओवर हियर। अब सिंपली इसे बस वर्कआउट करना होगा कि इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगा। सो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज 2v स्क्वायर minus 2v square cos theta. You can take out a 2v square common. So you will have 2v square into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta by trigo is 2 sin square theta by 2. So this becomes 2v square into 2 sin square theta by 2. ये 2 into 2 4 बनेगा, and we have 4v square sin square theta by 2. रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2v sin theta by 2, and this finally becomes the magnitude of change in velocity. So you can write it as magnitude of delta v bar, and we got it as 2v into sin theta by 2. So the final formula is magnitude of change in velocity, that is delta v bar is 2v sin of theta by 2. It's okay if you remember the final result, but ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार यही सेटअप आएगा। they may give you values of theta and you might have to input. Okay, उस केस में formula enough रहेगा, but it's always better to learn everything with the derivation. तो इन चीजों को समझ के करके फिर आप फाइनल फॉर्मूला याद रखो for the best of preparations. Now at this point you might feel कि many of you might not be very fluent with the mathematical part that comes in physics. In case if that is the case, मैंने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखा है ऑन बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन केस यू कांट फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ अवर चैनल, एंड प्लेलिस्ट सेक्शन में यही नाम से आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। रेफर दैट एंटायर प्लेलिस्ट। आई नो इट्स वेरी लॉन्ग, बट उसमें जितना भी मैथमेटिक्स फिजिक्स में आने वाला है वो सारा मैंने डिस्कस करके रखा है। रेफर दैट प्लेलिस्ट इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद द मैथमेटिकल पार्ट, and I can assure you that mathematics in physics will get a lot easier for you after watching those videos. So yeah, in case if you're not very fluent with this mathematical part or you're facing problems, do refer that playlist. And yeah, if you're clear with things that I've discussed here, then yeah, this is the formula. We can continue with the next part now. So far, whatever I was discussing was related with uniform circular motion. Take some formulae for non-uniform circular motion also. So when I say non-uniform circular motion, if that's the circle, let's say the particle is here and it's moving in the anti-clockwise direction, radius vector will be in this direction, this is r bar. Linear velocity of the particle will be tangential to the circle, and angular velocity, if the particle is moving anti-clockwise, हमें बस अपने फिंगर्स को रखने होंगे अलोंग द सर्कल। अगर राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रख दिया तो थंब स्क्रीन के बाहर आएगा, और ये स्क्रीन के बाहर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
व्हेन आई से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड इज नॉट गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, मतलब पार्टिकल के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, ओमेगा बार भी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो अर्लियर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट था। तो इस केस में होगा ऐसा कि वी बार क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, और इफ आई से लीनियर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, there will be a tangential acceleration to the particle, and tangential acceleration का direction वही रहेगा, that is tangential to the circular motion. So v bar, and this itself will be the direction of tangential acceleration. Centripetal acceleration will be along the radius and towards the center. Centripetal acceleration का होना compulsory है, because without centripetal acceleration you cannot have circular motion. So ये towards the center जो गया, this is AC bar, that is centripetal acceleration. So net acceleration of the particle is the resultant of AT bar and AC bar, which will be somewhere over here. So this is the net acceleration of the particle. AT का जो formula रहेगा, you can get it as V minus U upon T. ये kinematical equation ही हमने use किया. The first kinematical equation was V equal to U plus AT, and rearrange करके बस tangential acceleration मिला V minus U upon T. Derivative के terms में we can write it as dV by dt. So this is the tangential acceleration. Centripetal acceleration का तो वही फॉर्मूला रहेगा mv square by r, और अगर acceleration है तो it will simply be v square by r, and v को r ओमेगा डाल दिया तो ये r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को लिख लेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा, सो r ओमेगा विल बिकम v, एंड इंटू ओमेगा जो था वो एज इट इज रहेगा. सो या आई सेड इस केस में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देयर विल बी टू एक्सेलरेशंस, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये बन जाएगा इन दोनों का फॉर्मूला. अब क्योंकि ओमेगा बार भी कांस्टेंट नहीं है, वी कैन से दैट देयर विल बी एन एंगुलर एक्सेलरेशन आल्सो. एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल अल्फा बार, एंड अल्फा बार का वही डायरेक्शन होगा जो ओमेगा बार का डायरेक्शन है. इट्स गोइंग टू बी आउट ऑफ द स्क्रीन, सो दिस इज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अल्फा बार. अल्फा बार मतलब लाइक आई सेड एंगुलर एक्सेलरेशन. अब पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम के एक्सेलरेट करेगा तो अल्फा बार बाहर की तरफ होगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते पार्टिकल डेसेलरेट किया तो अल्फा बार विल गो इनसाइड द स्क्रीन. सो दैट्स द वे एंगुलर एक्सेलरेशन विल वर्क, एंड या अल्फा बार विल बी डी ओमेगा बार बाई डी टी. अगर वेक्टर्स हटा देंगे तो अल्फा इज सिंपली डी ओमेगा बाई डी टी. तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में भी हम एक इक्वेशन डिराइव कर सकेंगे. v इक्वल टू आर ओमेगा एक रिजल्ट ऑलरेडी था, दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लेफ्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा dv बाई dt, राइट का डेरिवेटिव लेंगे सो दैट विल बी d बाई dt ऑफ आर ओमेगा. बट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते टाइम सर्कल का रेडियस वेरी नहीं करेगा, सर्कल का रेडियस विल रिमेन कांस्टेंट. तो रेडियस कांस्टेंट होने की वजह से डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, सो दैट r विल कम आउट. You will have r into d by dt of omega, so you can simply say r into d omega by dt, and d omega by dt is alpha. तो ये बन गया tangential acceleration at equal to r, and d omega by dt becomes alpha. So at is equals to r alpha. ये भी tangential acceleration का एक और फॉर्मूला बनेगा. फाइनली अगर मुझे नेट एक्सेलरेशन चाहिए a बार और मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, I can say a will be equal to root over. See, a is finally the resultant of centripetal and tangential acceleration. तो वेक्टर रिजल्टेंट अगर चाहिए, this will be obtained as a square. a square मतलब कोई भी एक I mean call this a and this b. तो a square मतलब ac square plus b square मतलब at square plus it is 2ab cos theta. So 2ac at cos theta. थीटा मतलब ac और AT के बीच का जो एंगल है वो थीटा रहेगा. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो ये एंगल 90 बनेगा. अगर यहाँ थीटा को मैं 90 डिग्री डाल दूं तो cos 90 जीरो आएगा. तो cos 90 जीरो मतलब ये पूरा का पूरा टर्म निकल गया, एंड फाइनली द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज ओनली रूट ओवर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर.
सो ये तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये थोड़ा बहुत डिस्कशन था अराउंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। A lot of equations, a lot of concepts you will learn when you do the numericals. So theory wise इतना काफी रहेगा, but yeah, like I said, for a wholesome learning, practicing numericals will be essential. ये numerical solving, I am keeping it for some other video. इस वीडियो में I am discussing only the concepts and formulae. So yes, for non-uniform circular motion, this much discussion for now will be enough. The next entire part of the chapter deals with force balance equations. ये इक्वेशंस या ये फोर्स बैलेंस के जो भी सेटअप्स रहेंगे, ये इस चैप्टर का मेन पार्ट रहेगा. अ लॉट ऑफ सेटअप्स विल बी डिस्कस्ड. इसमें फोर्स बैलेंस कैसे होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे. इनके फाइनल फॉर्मूला तो आपको याद रखने ही है, बट इनके डेरिवेशंस भी आपको याद करने होंगे. डेरिवेशंस का ऐसा है कि एमसीक्यूज में डेरिवेशंस वगैरह कोई पूछेगा नहीं, बट जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन या थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आता है जेडब्ल्यू मेंस एडवांस्ड और नीट में या एमएचटी सीईटी में, तभी यही फोर्स बैलेंस जो आप सीखे रहोगे उन्हीं को अप्लाई करके उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन निकल आएगा. सो वी कैन डिस्कस द एग्जैक्ट क्वेश्चन और वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्टली वो क्या पूछेंगे, बट ये जो बेसिक फोर्स बैलेंस के सेटअप्स है, अगर इनका प्रैक्टिस, इनको लर्न करके रखा होगा, तो वो जो कॉम्प्लिकेटेड या ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले क्वेश्चन रहेंगे उनमें काफी हेल्प हो पाएगा. सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट सेटअप, दैट इज कार टर्निंग ऑन अ फ्लैट रोड with friction. So let us say that there is a car. This car is going inside the screen. ये कार स्क्रीन के अंदर की तरफ जाएगा और अंदर की तरफ जाके एक राइट हैंड साइड में टर्न लेगा. Now if the car is taking a right turn, it is performing circular motion while it is taking a turn. So let us say कार यहाँ रोड पे है, जब राइट टर्न लिया जाएगा तब राइट टर्न मतलब पूरा जो सर्कल रहेगा वो इस तरीके का सर्कल रहेगा. While taking the right turn, the vehicle is in circular motion. और सर्कुलर मोशन के लिए मैंने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स का होना कंपलसरी है. तो कार जब भी राइट टर्न लेगा तब सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एक फोर्स रहेगा जो इनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा, और ये इनवर्ड एक्ट करने वाला फोर्स रोल प्ले करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का. अब फोर्स बैलेंस का एक पॉइंट समझ के रखो. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज नॉट अ सेपरेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. बॉडी के ऊपर काफी सारे फोर्सेस एक्ट करेंगे. इन सारे फोर्सेस में से एक फोर्स रोल प्ले करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का. सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ सेपरेट फोर्स ऑन द बॉडी. इट्स लाइक अगर एक क्लासरूम है तो क्लासरूम में मॉनिटर एक स्टूडेंट रहता है, मतलब आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट रोल प्ले करेगा मॉनिटर का. मॉनिटर नाम का अलग से कोई स्टूडेंट नहीं रहेगा. तो कुछ ऐसा ही चीज, सेंट्रीपिटल फोर्स एक सेपरेट कोई फोर्स नहीं है. जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस है उनमें से ही एक फोर्स रोल प्ले करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का. तो ये लॉजिक समझ के रखना फॉर ऑल द फोर्स बैलेंसेस दैट वी आर गोइंग टू डू. नाउ गेट बैक टू द कार. आई सेड कार स्क्रीन के अंदर की तरफ जाके एक राइट हैंड साइड की तरफ टर्न लेगा बिकॉज इट इज टर्निंग राइट वर्ड. सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला एक फोर्स हमें चाहिए होगा, और वही सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला फोर्स रोल प्ले करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का. सो यहां पे फोर्स बैलेंस करना शुरू करो. कार के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? तो कार का वेट रहेगा mg. इफ कार अप्लाइज mg ऑन द अर्थ अप्लाइज अ नॉर्मल रिएक्शन बैक ऑन द कार एंड दैट नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg ओनली. कार जब राइट में टर्न करेगा वो टर्न कर पाएगा बिकॉज टायर्स के ऊपर एक फ्रिक्शन रहेगा जो उसे अंदर की तरफ खींचेगा. सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्लेड बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला था इट वाज म्यू इनटू n. सो आई सेड फ्रिक्शन इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. सो वी कैन सिंपली से दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू फ्रिक्शन का फॉर्मूला था म्यू इनटू n. सो वी हैव mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू म्यू. n को सब्सटीट्यूट कर देंगे एज mg. दोनों साइड्स पे m और m कैंसिल होगा. r goes over there, so we get v square equals to mu into r into g,
एंड रूट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा v इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी। अब फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि ये जो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन था, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, दैट म्यू इंटू एन इज बेसिकली द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट द सर्फेस कैन ऑफर। एक्चुअल फ्रिक्शन म्यू इंटू एन से कम ही रहेगा, बट कंसिडरिंग दैट दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, this velocity that we got is the maximum velocity. So we can say that this is an expression for maximum safe speed for the vehicle. अगर व्हीकल का स्पीड ये रूट ओवर म्यू आर जी से ज्यादा रहेगा तो व्हीकल राइट टर्न लेते लेते इट विल जंप द कर्व, मतलब वो पूरा का पूरा टर्न ले ही नहीं पाएगा। इनफैक्ट द व्हीकल विल जंप द कर्व एंड देयर विल बी एन एक्सीडेंट। So this is the maximum safe speed for turning the vehicle. व्हीकल का स्पीड अगर इससे कम रहेगा तो व्हीकल सेफली टर्न हो पाएगा। अगर व्हीकल का स्पीड इससे ज्यादा रहा तो सरफेस में उतना फ्रिक्शन है ही नहीं कि व्हीकल इस वेलोसिटी से टर्न कर पाएगा। इन दैट केस द व्हीकल विल ओवरटर्न, द व्हीकल विल जंप द कर्व एंड द टर्निंग दैट वी वांटेड विल नॉट बी पॉसिबल। सो ये तुम्हारा मैक्सिमम सेफ स्पीड का एक फॉर्मूला बन गया when the vehicle is trying to turn on a flat road with friction। तो ये वाला एक फोर्स बैलेंस का इक्वेशन था, वो डेरिवेशन के साथ याद रखना है। एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेरिवेशन। टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड मतलब फिलहाल ये फ्लैट रोड था। अगर मैं रोड को थोड़ा सा लिफ्ट कर दूं, मतलब अगर मेरा रोड इस तरीके से दिखेगा, दिस इज द रोड एंड व्हेन यू लुक एट दैट कार फ्रॉम द बैक, दिस इज द कार। वंस अगेन कार इज गोइंग इनसाइड द स्क्रीन। कार स्क्रीन के अंदर की तरफ जाएगा और अंदर की तरफ जाके इट इज गोइंग टू टेक अ राइट टर्न। अगेन व्हेन कार इज ट्राइंग टू टेक अ राइट टर्न इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एंड सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का होना कंपलसरी है। Once again centripetal force is not a different force acting on the body। जो भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट करते रहेंगे उनमें से ही एक फोर्स रोल प्ले करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो अगर ये रोड बैंक्ड रहेगा, मतलब लेट अस से दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। रोड जो फ्लैट था उसे मैंने थोड़ा रेज कर दिया एट अ सर्टेन एंगल थीटा, वी कॉल इट अ बैंक्ड रोड। सो एंगल ऑफ बैंकिंग इस केस में फॉर एग्जांपल थीटा है, तो इस केस में वही मैक्सिमम सेफ स्पीड का एक्सप्रेशन क्या बनेगा वही हमें डिराइव करना है। उस डेरिवेशन के लिए व्हीकल के ऊपर जितने भी रियल फोर्सेस एक्ट करेंगे उन्हें हम मार्क कर देंगे। सो द रियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर weight of the vehicle, weight of the vehicle mg will act in the downward direction only। अब व्हीकल अगर सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेगा तो सरफेस विल एक्सर्ट अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द व्हीकल। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन। नाउ दीज आर द बेसिक थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। नॉर्मल रिएक्शन अगर फ्लैट रोड होता तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आता, बट नॉर्मल रिएक्शन यहां पे क्योंकि रोड बैंक था, नॉर्मल रिएक्शन गोज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन दिस डायरेक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन इस केस में ऊपर की तरफ नहीं आएगा। इफ यू रियलाइज इस केस में नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट बी इक्वल टू mg, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। सो n इक्वल टू mg जो हमने पिछले केस में लिखा, इस केस में तो चलो ठीक है, इट वॉज वर्टिकल एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट, इस तरफ n इक्वल टू mg आ गया, बट दैट n इक्वल टू mg विल नॉट हैपन इन दिस केस। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट फोर्स। अगर व्हीकल एक बहुत हाई स्पीड में है तो इट हैज अ टेंडेंसी टू ओवरटर्न, एंड ओवरटर्न करके ये व्हीकल बाहर की तरफ थ्रोन ऑफ हो जाएगा। अगर ये व्हीकल बाहर की तरफ फेंका जाएगा तो व्हीकल को अंदर की तरफ पकड़ने के लिए फ्रिक्शन अंदर की तरफ एक्ट करेगा। सो देयर विल बी अ फ्रिक्शन which is acting along the surface in the inward direction। So now these are the three total forces acting on the vehicle। The real forces acting on the vehicle are the normal reaction, weight of the vehicle mg in the downward direction, and friction which is trying to pull the vehicle in the inward direction and helping it to not jump the curve or to not overturn। तो ये रियल फोर्सेस बन गए व्हीकल के ऊपर। फोर्स बैलेंस करने के लिए मुझे इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना होगा। अगर व्हीकल का सर्कुलर मोशन देखें
तो व्हीकल का सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ रहेगा। अगर ये सेंटर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। तो मुझे सारे फोर्सेस रिजॉल्व करने होंगे इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं n को रिजॉल्व करूंगा, n का एक पार्ट इधर आएगा और एक पार्ट ऊपर की तरफ आएगा। नाउ चेक दिस एंगल थीटा। ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल और ये सरफेस था एंड नॉर्मल रिएक्शन उसको परपेंडिकुलर था। आई एम सेइंग दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही आएगा। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, n का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा n cos थीटा एंड n का कंपोनेंट थीटा के ऑपोजिट वाले डायरेक्शन में आएगा n sin थीटा। वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का ये रूल था दैट थीटा के डायरेक्शन में जो भी आएगा दैट विल बी cos थीटा एंड थीटा के ऑपोजिट जो भी आएगा दैट विल बी sin थीटा। सो n को मैंने रिजॉल्व कर दिया एज n cos थीटा एंड n sin थीटा। वी ऑल्सो हैव टू रिजॉल्व फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अगर इस तरफ था, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट राइट में आएगा, यू कैन एड इट टू n sin थीटा, एंड एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, यू कैन एड इट टू mg ओनली। तो अगर ये एंगल थीटा है, देयर इज अ z फॉर्मेशन ओवर हियर, व्हिच मींस ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। फ्रिक्शन इधर था तो थीटा की तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी fr cos थीटा एंड थीटा के ऑपोजिट में जो कंपोनेंट आएगा ये इट विल बी fr sin थीटा। सो नाउ वी कैन मेक अवर फोर्स बैलेंस हैपन। जब ये व्हीकल अंदर जाके राइट हैंड साइड में टर्न लेगा तो व्हीकल ऊपर नीचे नहीं होगा, इट विल कीप मूविंग इन दैट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड इट विल टेक अ राइट टर्न। सो लाइक आई सेड, व्हाइल टेकिंग अ राइट टर्न देयर विल बी नो अप और डाउन मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। मतलब ये जो ऊपर का और नीचे का नेट फोर्स रहेगा वो आपस में बैलेंस हो जाएगा। सो n cos थीटा विल बी इक्वल टू fr sin थीटा प्लस mg। सो n cos थीटा equal to fr sin theta plus mg. So you can keep mg on one side and write mg equal to n cos theta. ये fr sin theta मैं इस साइड ले लूंगा तो माइनस fr sin theta हो जाएगा। मैं पिछले डेरिवेशन में भी एक बार रिपीट कर चुका हूं कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन रहेगा, तो यहां पर भी हम फ्रिक्शन को लिख लेंगे म्यू इंटू एन। सो fr is replaced with mu into n and this becomes your equation 1. सेकेंड इक्वेशन बनेगा इन दो फोर्सेस के एडिशन से। दीज आर टू फोर्सेस एक्टिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन। पार्टिकल का सर्कुलर मोशन, पार्टिकल मतलब कार का सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन में था, तो जो नेट इनवर्ड फोर्स आया, द नेट इनवर्ड फोर्स इज n sin थीटा प्लस fr cos थीटा। सो n sin थीटा प्लस fr cos थीटा is the net inward force and that net inward force is playing the role of centripetal force। तो ये टोटल इक्वल हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ विच इज mv स्क्वायर बाय आर। वंस अगेन fr को डाल देंगे म्यू इंटू एन एंड लेट्स राइट mv स्क्वायर बाय आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो वी हैव mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस fr cos थीटा था, उस fr को लिख लेंगे म्यू इंटू एन बिकॉज फ्रिक्शन का फॉर्मूला था म्यू इंटू एन एंड वी विल मार्क इट एज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। सो वी विल गो फॉर 2 डिवाइडेड बाय 1। When we do that, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा mv स्क्वायर बाय आर अपॉन mg। सो m और m कैंसिल होगा, g स्टेज इन द डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में आएगा n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा और ये वाला एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आएगा। n यहां से भी कॉमन आएगा, यहां से भी कॉमन आएगा एंड कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल सिंपली बी लेफ्ट विद sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अगर ऊपर और नीचे में cos थीटा के साथ डिवाइड कर दूं तो ऊपर आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा विच इज tan थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा मतलब म्यू डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा मतलब 1 माइनस म्यू sin थीटा बाय cos थीटा मतलब tan थीटा। तो ये बन गया फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर जी का। यहां पे ये जो v रहेगा दैट विल बी द मैक्सिमम सेफ स्पीड with which the vehicle can turn on this banked road with friction।
अगर स्पीड इससे ज्यादा होगा तो वंस अगेन वही बात, व्हीकल ओवरटर्न करेगा, व्हीकल विल जंप द कर्व एंड देयर विल बी एन एक्सीडेंट। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर द व्हीकल ऑन अ बैंक रोड विथ फ्रिक्शन, उसका फॉर्मूला बनेगा v स्क्वायर बाय आर जी इक्वल्स टू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। यहाँ पे म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द रोड एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल, और थीटा मतलब ये एंगल ऑफ बैंकिंग, v मतलब लाइक आई सेड मैक्सिमम सेफ स्पीड विथ विच द व्हीकल कैन टेक द टर्न, r मतलब ये जो व्हीकल का रेडियस रहेगा सर्कुलर मोशन का, वो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन r बनेगा, एंड g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड क्वेश्चन में अगर 10 लेने बोला तो 10 ले लेंगे। सो या दिस वाज वन मोर फोर्स बैलेंस दैट यू नीड टू डू। काफी बार बैंक रोड दिया जाएगा बट दे विल से बैंक रोड पे फ्रिक्शन नहीं है, सो विदाउट फ्रिक्शन अगर करना है, विदाउट फ्रिक्शन में म्यू को सीधा सीधा जीरो डाल सकेंगे, एंड देन वी स्क्वायर बाय आर जी विल सिंपली बिकम इक्वल टू tan theta plus 0 upon 1 minus 0 into tan theta. Basically tan theta upon 1. So v square by rg will be tan theta. तो विदाउट फ्रिक्शन द मैक्सिमम सेफ स्पीड इज v स्क्वायर बाय rg इक्वल टू tan थीटा। मतलब मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए rg इधर लेना पड़ेगा एंड रूट लेना पड़ेगा, बट या दैट्स द डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड विदाउट फ्रिक्शन। ये फॉर्मूला याद रखने के लिए यू कैन रिमेंबर इट दिस वे, दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू द फॉर्मूला ऑफ tan a plus b। tan a plus b का फॉर्मूला था tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, बस tan b के जगह पे म्यू डाल देना है। तो व्हेन यू रिप्लेस tan b विथ म्यू you get the formula for v square by rg. So yeah, this was a little bit of discussion for maximum safe speed for a vehicle turning on a banked road. We can do the same derivation for a vehicle turning on a banked road and minimum safe speed. So turning on a banked road, and this derivation is for minimum safe speed. So once again we draw the same diagram. That's the banked road. That's the vehicle we are talking about, which is ये vehicle screen के अंदर जाएगा and it's going to take a right turn. So we need to mark the forces on the vehicle. एक तो vehicle का weight mg रहेगा, एक आएगा normal reaction जो कि surface को perpendicular आएगा। अब friction कहाँ पे रहेगा? So I am talking about minimum safe speed. अगर व्हीकल काफी स्लो है तो एक डर रहता है कि ये व्हीकल स्लाइड डाउन कर जाएगा, तो व्हीकल स्लाइड डाउन ना हो इसलिए व्हीकल को एक मिनिमम स्पीड भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो द मिनिमम स्पीड फॉर द व्हीकल टू टेक द टर्न सो दैट इट डज नॉट स्लाइड डाउन, ये मिनिमम सेफ स्पीड हमें ढूंढ के निकालना है। फिलहाल अगर व्हीकल मिनिमम सेफ स्पीड पे है तो व्हीकल हैज अ टेंडेंसी टू ड्रॉप डाउन, एंड टू अवॉइड द व्हीकल फ्रॉम ड्रॉपिंग डाउन फ्रिक्शन हैज टू एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ रहेगा, और फ्रिक्शन का अपवर्ड डायरेक्शन कंसीडर करके वापस हमें वो v स्क्वायर बाय आर जी का डेरिवेशन करना होगा। सो लेट्स बिगिन रिजॉल्विंग द फोर्सेस अगेन। n का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट राइट की तरफ, इसको ये परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल परपेंडिकुलर। सो अगर ये वाला एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। सो टुवर्ड्स थीटा द कंपोनेंट इज n cos थीटा, एंड अगेंस्ट थीटा द कंपोनेंट इज n sin थीटा। अब फ्रिक्शन भी रिजॉल्व करेंगे, तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा। अब ये वाला एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। This component towards theta is fr cos theta, and this component against theta is fr sin theta. तो ये fr sin theta ऐड हो जाएगा n cos theta में। So when we make the force balance, इसका total must balance mg, because while taking a turn vehicle is not going to do any upward or downward movement. तो n cos theta plus fr sin theta will be equal to mg. So mg equal to n cos theta plus fr sin theta में fr को लिख देंगे mu into n। ये इक्वेशन 1 बना। इक्वेशन 2 में वी नीड टू सी द नेट इनवर्ड फोर्स। इनवर्ड फोर्स मतलब राइट हैंड साइड में जो फोर्स जाएगा वो
रोल प्ले करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो राइट में गया एन साइन थीटा, बट एफ आर कॉस थीटा लेफ्ट में गया, तो एफ आर कॉस थीटा इनवर्ड फोर्स को कट डाउन करेगा। तो नेट इनवर्ड फोर्स आएगा एन साइन थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा, और एफ आर को लिखना था म्यू इंटू एन। तो ये बन गया नेट इनवर्ड फोर्स, एंड नेट इनवर्ड फोर्स विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इक्वेट किया जाएगा विद सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला था mv स्क्वायर बाय आर। इन दोनों को डिवाइड करना होगा, वापस 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे, तो इससे लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा mv स्क्वायर बाय आर अपॉन mg, मतलब v स्क्वायर बाय आर जी, इक्वल टू राइट में इसमें से भी n कॉमन आएगा, इसमें से भी n कॉमन आएगा, और n कैंसिल होगा। तो न्यूमरेटर में बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। वंस अगेन ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा विल बी tan थीटा। सो ये बन गया फॉर्मूला फॉर मिनिमम सेफ स्पीड फॉर अ व्हीकल टेकिंग अ टर्न ऑन अ बैंक्ड रोड। ये मिनिमम सेफ स्पीड मेंटेन करना ही पड़ेगा, नहीं तो व्हीकल जो है वो स्लाइड डाउन कर जाएगा। सो या दैट्स येट अनदर डेरिवेशन। इसका फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक भी वही है कि ये फॉर्मूला tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है। जो पिछले वाले में tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला था, इसमें tan a माइनस बी है, बिकॉज the formula for tan a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। बस tan b को म्यू डाल दिया, तो ये बनेगा tan theta minus म्यू upon 1 plus म्यू tan theta। And like I said, that formula is the formula for v square by rg, where v is the minimum safe speed for the vehicle to take a turn on this banked road, r is the radius of circular motion for the vehicle, and g रहेगा 9.8 meter per second square or 10 meter per second square depending on what the question says. So yeah, that's it with one more derivation or one more force balance equation. Let's continue with the next derivation on conical pendulum. Conical pendulum मतलब एक support रहेगा, and from that support you will take a wire, and wire के साथ या string के साथ, it's a string wire whatever you call it, string के साथ एक stone connected रहेगा, और स्टोन को एक सर्कुलर मोशन में हम टर्न करेंगे इस तरीके से। सो व्हेन यू सी द एक्सिस ऑफ दैट सर्कुलर मोशन, यू विल रियलाइज दैट द मूवमेंट ऑफ स्टोन, मतलब स्ट्रिंग एंड स्टोन का जो मूवमेंट रहेगा, दैट एंटायर मोशन विल फॉर्म द शेप ऑफ अ कोन। सो इसे कहेंगे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का भी इक्वेशंस बनाना है, तो वही बात वापस। सबसे पहली बात तो ये कि स्टोन सर्कुलर मोशन में घूमा, इफ देयर इज सर्कुलर मोशन देयर हैज टू बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड वंस अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं रहेगा, वन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिलहाल बॉडी के ऊपर कौन कौन से रियल फोर्सेस एक्ट करेंगे वो मार्क करना होगा। स्ट्रिंग में एक टेंशन रहेगा जो स्टोन को पकड़ के रखेगा, तो टेंशन इस तरफ रहेगा। सेकेंड, स्टोन का अपना वेट रहेगा mg, जो कि नीचे की तरफ रहेगा। अब सर्कल इस डायरेक्शन में है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हैज टू बी टुवर्ड्स द सेंटर। तो हमें सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करने होंगे। तो mg तो ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, इसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंशन को रिजॉल्व करना होगा। सो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा। अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा ले लिया, तो टेंशन का इधर का जो कंपोनेंट है दैट विल बी टी कॉस थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक z फॉर्मेशन आया, तो ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा। एंड वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर डेरिवेशंस आल्सो कि थीटा के साइड जो भी कंपोनेंट आएगा वो कॉस थीटा। सो टी का इस तरफ का कंपोनेंट आ गया टी कॉस थीटा, और इस तरफ का जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी टी साइन थीटा। So the force acting in the inward direction is t sin theta, and hence t sin theta plays the role of centripetal force. तो t sin theta इक्वेट हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय आर। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन आएगा यहाँ से, स्टोन जब भी सर्कुलर मोशन में टर्न होगा तभी कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं रहेगा, बिकॉज देयर इज नो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड रहेंगे। So t cos theta will be equal to mg, and that becomes the second equation.
अब ये दो इक्वेशंस बन तो गया, इसके अराउंड काफी सारा वर्किंग हो सकता है एंड अभी इसके आगे जो वर्किंग रहेगा दैट डिपेंड्स ऑन तुम्हें सम्स में क्या पूछा गया है. आई विल शो यू सम सैम्पल वर्किंग्स दैट कैन हैपन अराउंड दिस, बट बाय एंड लार्ज आपको ये दो इक्वेशंस बनाने को आना चाहिए. ये दो इक्वेशंस ही हमारे यहाँ का फोर्स बैलेंस रहेगा एंड या मेनली तो ये दो इक्वेशंस ही है एंड जो छोटा मोटा वर्किंग इसके आसपास हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे. सो इफ यू डिवाइड बोथ द इक्वेशंस, लाइक इफ यू गो फॉर 1 डिवाइडेड बाय 2, you can eliminate the tension term and that will give you sin theta upon cos theta on LHS, that makes it tan theta equal to right में अगर डिवाइड किया तो ऊपर नीचे mm कट होगा and you will get v square by rg. तो tan theta equal to v square by rg is an additional equation that you can make for conical pendulum. What if the question asks you the value of tension? अगर t चाहिए तो let's say हमें t चाहिए और theta eliminate करना है, so in that case we can go for 1 square plus 2 square. अगर इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया तो LHS बनेगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. यू कैन टेक आउट अ टी स्क्वायर कॉमन व्हेन यू ऐड देम, तो हमारे पास आएगा टी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो LHS में मिल गया टी स्क्वायर. RHS में मिलेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सो दैट इज m स्क्वायर v पावर 4 अपॉन r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर. यहाँ से भी m स्क्वायर कॉमन ले सकेंगे एंड दोनों साइड्स पे अगर रूट ले लिया तो t का वैल्यू आएगा, m स्क्वायर कॉमन लिया था, रूट लिया तो ये हो जाएगा m, और रूट के अंदर कॉमन लेने के बाद बचेगा v पावर 4 अपॉन r स्क्वायर प्लस g स्क्वायर. So this is one more equation that you can make from the two force balance equations that we had written. Like I said, ये फाइनल फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. All that you need to know is ये फोर्स बैलेंस इक्वेशंस कैसे बनाने हैं, बिकॉज ये बन गया तो बाकी का वर्किंग मैथमेटिकल है. तो डिपेंडिंग ऑन सम्स में क्या पूछा है यू विल गो फॉर द वर्किंग, बट बाय एंड लार्ज तुम्हें सीखना है कि ये फोर्स बैलेंस इक्वेशंस कैसे लिखे हैं. कंटिन्यू विद द नेक्स्ट डेरिवेशन. द नेक्स्ट डेरिवेशन इज ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यू टेक अ स्ट्रिंग, कनेक्ट अ स्टोन टू इट एंड उसको मूव करना है एक वर्टिकल सर्कल में. सो द मूवमेंट ऑफ स्टोन इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. ये रेडियस भी थोड़ा प्रॉपरली बना लेंगे. सो लेट्स से द सेंटर इज हियर, या सो दैट इज द स्ट्रिंग. लेट्स मार्क 3 पॉइंट्स. तो ये बॉटम पॉइंट को हम A बोल देंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट रहेगा उसे हम B कह देंगे एंड let's take one point at the same horizontal level as that of the center, which is C. I said it is vertical circular motion, मतलब ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा. Let's say the stone is right at the point A. Point A पे अगर हम फोर्स बैलेंस करना चाहे तो कैसे करेंगे? Step 1, I have said you have to mark real forces on the body. Real forces मतलब स्टोन का अपना वेट एक रियल फोर्स रहेगा, so that mg will act in the downward direction. टेंशन इज गोइंग टू बी इन द इनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ये टेंशन ही था जो स्टोन को पकड़ के रखेगा इस सर्कल में. सो टेंशन इज गोइंग टू बी टूवर्ड्स द सेंटर एंड वी विल कॉल इट TA. TA मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्टोन इज एट पॉइंट A. लेट्स से द स्टोन इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो द वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट पॉइंट A विल बी टेंजेंशियल टू द सर्कल. सो VA का डायरेक्शन इस तरफ लेफ्ट में रहेगा. So yeah, this is the velocity of stone at point A. Velocity एक force नहीं है, velocity is just velocity. Forces देखेंगे तो forces tension और mg ही थे. So अगर मुझे A पे force balance करना है तो A पे मुझे ये कहना पड़ेगा जो net inward force है, the net inward force is TA minus mg and that net inward force plays the role of centripetal force. तो ये TA minus mg ये बना net inward force. It is equated with centripetal force which is mva square by r. यहाँ m मतलब डेफिनेटली स्टोन का जो मास रहेगा वो, एंड या आई थिंक ऑल अदर टर्म्स वी डिस्कस की ये सारे टर्म्स क्या रहेंगे. सिमिलरली व्हाट इफ आई ट्राई टू मेक अ फोर्स बैलेंस एट द पॉइंट B. एट पॉइंट B वेलोसिटी विल बी टुवर्ड्स द राइट, सो ये VB रहेगा. टेंशन का किसी भी पॉइंट पे एक ही काम था कि स्टोन को सर्कल में पकड़ के रखना, तो एट B ऑल्सो टेंशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ओनली. तो ये डायरेक्शन हो गया TB का. TB मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट पॉइंट B एंड स्टोन का मास दैट इज गोइंग टू बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली. तो अगर पॉइंट B पे नेट इनवर्ड फोर्स देखें तो नेट इनवर्ड फोर्स बन गया mg प्लस TB. सो TB प्लस mg एंड दैट विल बी
अगेन इक्वेटेड विद द सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ये नेट इनवर्ड फोर्स रोल प्ले करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का. सेंट्रीपिटल फोर्स था mv²/r, so I am writing it as mvv²/r. And yeah, these are two basic force balance equations that you can make for vertical circular motion. अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसके आगे के जो भी इक्वेशंस है, दे आर ऑल डिराइव्ड विद अ सर्टेन अजम्पशन. द अजम्पशन इज, इफ द स्टोन, मैं स्टोन बोल रहा हूं, यू कैन कॉल इट पार्टिकल और बॉडी और वॉट एवर यू वॉन्ट, बट लेट्स स्टिक टू स्टोन फॉर नाउ. सो इफ द स्टोन जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल, जस्ट कंप्लीट्स, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है. जस्ट कंप्लीट्स मतलब क्या, कि अगर मैंने ए पे स्टोन को एक सर्टेन वेलोसिटी दिया, तो मुझे एक मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा जिससे स्टोन ये पूरा का पूरा सर्कल कवर कर सके. अगर वेलोसिटी उस मिनिमम वेलोसिटी से कम रहेगा तो स्टोन शायद थोड़ा ऊपर जाएगा, बट सर्कल कंप्लीट किए बिना ही वापस गिर जाएगा. सो आई एम सेइंग दैट द स्टोन जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल, मतलब मैंने बॉटम पॉइंट पे उतना ही वेलोसिटी दिया था, उतना मिनिमम वेलोसिटी दिया था जो जस्ट सफिशिएंट था स्टोन को पॉइंट बी तक पहुंचा के ये पूरा आगे का सर्कल कंप्लीट करवाने के लिए. देखो, अगर स्टोन बी तक पहुंच गया और थोड़ा भी आगे गया तो बाकी का सर्कल वो अपने आप ग्रेविटी की वजह से कवर कर लेगा. बट बी तक पहुंचाने के लिए मुझे एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए रहेगा एट पॉइंट ए, एंड दैट्स द वेरी कंडीशन वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इफ द स्टोन जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल. इस कंडीशन में अगर इमेजिन करेगा तो पॉइंट बी पे अगर जस्ट कंप्लीट हुआ है सर्कल, तो पॉइंट बी पे ये जो स्ट्रिंग है इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा. द स्टोन इज जस्ट अबाउट टू फॉल बैक, एंड व्हेन द स्टोन इज जस्ट अबाउट टू फॉल बैक, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी जीरो. सो व्हेन आई से इफ द स्टोन जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल, टीबी का वैल्यू हमें जीरो लेना होगा. सो इसके आगे का जो भी डेरिवेशन होगा, इट इज विथ द अजम्पशन दैट द स्टोन जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल, मतलब मैं टीबी का वैल्यू यहाँ पे जीरो लिखूंगा एंड इसके आगे सारे डेरिवेशंस कंटिन्यू होंगे. तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स में ये फाइनल फॉर्मूला, मतलब इसके आगे अगर कोई फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, अगर न्यूमेरिकल्स में आपने उसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज किया, तो यू शुड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट ऑल दोस फॉर्मूला आर ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर केस वेयर टीबी इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो केस जहां पे स्टोन जस्ट कंप्लीट करेगा सर्कल को. लेट्स कंटिन्यू. अगर यहाँ पे टीबी को जीरो डाल दिया तो हमें मिलेगा mg इक्वल टू mvb²/r. यहाँ m और m कैंसिल होगा और हमें vb का वैल्यू मिलेगा. vb² will become equal to rg, so vb will be equal to root rg. So if the stone just completes the circle, then velocity at point B, मतलब velocity at the top, ये minimum velocity रहेगा point B पे for the stone to just complete a circle. That velocity at the top will be equal to root rg. तो ये एक फॉर्मूला रहेगा जो हमें याद रखना है. What about velocity at point A? To get velocity at point A, we will use the concept of energy conversion. अगर पार्टिकल A से B गया तो A से B it will lose kinetic energy and gain potential energy. So we will say loss of kinetic energy must be equal to gain in potential energy. Now the loss in kinetic energy, loss मतलब A पे kinetic energy ज्यादा था, B पे kinetic energy कम था, तो loss रहेगा kinetic energy at A which is half mva² minus kinetic energy at B which is half mvb², and gain in potential energy. अब gain का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है, मान लीजिए ग्राउंड लेवल था, तो एट अ हाइट h the potential energy of the particle is mgh. So let us say if this height is h1, the potential energy is mgh1, and let us say the particle goes up to a height h2. यहाँ पे पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी रहेगा mgh2. I am not interested in the absolute values of potential energy. I am only interested in the difference. तो डिफरेंस में तू कहेगा कि जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mgh2 minus mgh1. So that is mg कॉमन आएगा और ब्रैकेट में h2 minus h1 and you can call it delta h. तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज करेंगे. I do not want the potential energy at A or the potential energy at B. I am only interested in the gain in potential energy as you go from A to B. So at A, the potential energy let's say is mgh1 because A का height from the ground surface is let's say h1. B का height from the ground surface
इज लेट अस से H2, तो B पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mgH2. So the gain in potential energy is mgH2 minus mgH1. If I just erase off these things and I write that gain in potential energy as mg H2 minus H1. Now just think over it. H2 minus H1 देखेगा तो वो इतना लेंथ आया, एंड ये जो इतना लेंथ है, it is basically diameter of the circle. So that H2 minus H1 we can straight away write it as diameter of the circle, which is twice the radius, 2r. So ये इक्वेशन हमें मिल गया बाय द एनर्जी बैलेंस कॉन्सेप्ट, एंड इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे. वीबी स्क्वायर का वैल्यू हम यहां से डाल देंगे रूट आर जी, आई मीन वीबी स्क्वायर विल बी आर जी. तो ये वीबी स्क्वायर को अगर आर जी डाल दिया, वी गेट ओके, आई विल राइट दैट ऑन अ न्यू पेज. वी गेट हाफ एम वी ए स्क्वायर माइनस हाफ एम, जो वीबी स्क्वायर था उसे हमने आर जी डाला, सो आर जी इक्वल टू राइट में इफ यू जस्ट गैदर एवरीथिंग इट्स 2 mgr. You can multiply throughout with a 2, so it will be mva square माइनस ये बन जाएगा mrg और mgr इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 4 mgr. You can cancel an m throughout, that gr goes on the right, so 4gr plus gr becomes 5gr and va square is 5gr, तो va becomes root over 5gr और 5rg. तो ये भी एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, दैट वेलोसिटी एट द बॉटम इज गोइंग टू बी रूट ओवर 5rg. वंस अगेन ये सारे रिजल्ट्स तभी ही एप्लीकेबल रहेंगे इफ द स्टोन जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल, मतलब ओनली इफ टीबी इज इक्वल टू 0, ये वीबी इक्वल टू रूट आरजी आएगा एंड वीए इक्वल टू रूट ओवर 5rg आएगा. वी नीड टू गेट बैक नाउ टू द पॉइंट सी. अगर पॉइंट सी पे इक्वेशंस बनाने का ट्राई करेंगे तो पॉइंट सी पे टेंशन वापस अंदर की तरफ रहेगा, that tension we will call it TC, and stone का जो weight रहेगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा and that will be mg. फिलहाल mg नीचे के डायरेक्शन में है, तो mg का कोई भी कंपोनेंट ये राइटवर्ड फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा. तो जो नेट इनवर्ड फोर्स आया पार्टिकल के ऊपर, दैट इज ओनली TC. सो द नेट इनवर्ड फोर्स TC will play the role of centripetal force and that will be equated with mvc square by r. तो TC का फॉर्मूला बना mvc square by r. हमने TA का इक्वेशन बनाया, TB का बनाया, वैसे हमने TC का भी बना लिया. अभी VC का वैल्यू क्या रहेगा वो हमें फाइंड करना है. तो VC का वैल्यू फाइंड करने के लिए वही लॉजिक वापस अप्लाई करेंगे, दैट एज पार्टिकल गोज फ्रॉम A to C, सो A to C जाने में पार्टिकल विल लूज काइनेटिक एनर्जी एंड गेन पोटेंशियल एनर्जी. सो फॉर पॉइंट C we will again say loss in kinetic energy is gain in potential energy. The loss in kinetic energy, A पे kinetic energy ज्यादा था, so half mva square minus half mvc square, because ये तुम्हारा kinetic energy रहेगा C पे, and gain in potential energy we saw it is mg delta h. A से C अगर देखेगा, अगर horizontal levels मार्क कर लेगा, तो ये और ये तेरा horizontal level, तो ये जितना हाइट बना इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो जो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा यहां पर mg डेल्टा एच में, वो डेल्टा एच का वैल्यू विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. इसलिए mg इंटू आर बिकम्स द फॉर्मूला फॉर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. कंटिन्यू करेंगे, यू कैन कैंसिल एन m थ्रू आउट, मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को 2 के साथ, तो हमें मिलेगा वी ए स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 2gr. वी ए स्क्वायर को डाल देंगे 5rg, सो 5rg या 5gr जो भी बोले, माइनस वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट का 2gr या 2rg. वी सी स्क्वायर राइट में ले ले, 2rg लेफ्ट में ले ले, तो 5rg माइनस 2rg इज 3rg एंड वीसी का फॉर्मूला निकल के आया रूट ओवर 3rg. सो या दैट्स वन मोर फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर. बट वंस अगेन ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल रहेंगे ओनली व्हेन द स्टोन जस्ट कंप्लीट्स अ सर्कल, दैट इज इन सर्कमस्टेंसेस व्हेन TB इज इक्वल टू 0. अब क्योंकि हमें VB का वैल्यू मिल चुका है, VA और VC का भी वैल्यू मिल चुका है, वी कैन एक्चुअली फाइंड द वैल्यूज ऑफ TA, TB एंड TC ऑल्सो. TB का वैल्यू तो ऑलरेडी हम 0 ले चुके थे, तो इन दीज सर्कमस्टेंसेस TA का वैल्यू क्या रहेगा, तो VA स्क्वायर का वैल्यू हम डाल देंगे यहां पर 5rg. सो दिस इक्वेशन वी विल रीराइट इट, it is TA minus mg equal to mva square by r.
वी ए स्क्वायर को डालना था रूट ओवर, सॉरी वी ए को डालना था रूट 5 आर जी, तो वी ए स्क्वायर इज 5 आर जी, आई राइट इट हियर ओनली। सो इनटू आ जाएगा 5 आर जी, ऊपर नीचे आर आर कैंसिल होगा, सो दिस टोटली बिकम्स 5 एम जी, एंड माइनस एम जी को राइट में लिया तो टी ए का वैल्यू मिल गया 5 एम जी प्लस एम जी विच इज 6 एम जी। So that is tension at point A, मतलब tension at the bottommost point, again only in circumstances when the stone just completes a circle. Because मैंने TB को 0 लिया था, इसलिए मुझे VA का वैल्यू √5 Rg मिला, इसलिए मुझे यहाँ पे VA को √5 Rg डाल के TA का वैल्यू 6 mg मिला. So even this formula is applicable only if TB is equal to 0. Similarly TC फाइंड करेंगे, TC का फॉर्मूला था mvc²/r, so this is m vc²/r, और vc² डाल देंगे 3Rg, ऊपर एंड नीचे r कैंसिल हुआ, सो दिस इज 3mg, सो हमें TC का फॉर्मूला मिल गया 3mg. So these are some derivations for tension at point A, B and C for an object performing vertical circular motion. Let's move on. इसी डेरिवेशन में अगर हम पार्टिकल का एक रैंडम पोजीशन ले ले, लेट अस से द पार्टिकल इज हियर एंड लेट्स कॉल इट पॉइंट डी, तो पॉइंट डी पे भी हम फोर्स बैलेंस के इक्वेशंस बना सकते हैं. सो लेट्स ड्रॉ फ्रेश डायग्राम. So that's the vertical circle that we are talking about. This is the center and this is the vertical. Vertical draw करेंगे तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट B था, बॉटम मोस्ट पॉइंट A था, and I said assume any random position of the particle, that is let's say the particle is here at point D and ये position ऐसा है कि जो string रहेगा it makes an angle of theta with the vertical. As usual हमें सारे real forces mark करने पड़ेंगे बॉडी पे. सो एक फोर्स mg रहेगा एंड टेंशन हमेशा पार्टिकल को अंदर की तरफ पकड़ के रखेगा, सो द टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ T एंड वी कॉल इट TD, मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन पार्टिकल इज एट द पॉइंट D. फोर्सेस को हमें रिजॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा एंड फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे हम इस डायरेक्शन में, बिकॉज दिस इज वेयर आई मीन दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर. तो यहाँ पे जो भी फोर्स रहेगा दैट विल बी इक्वेटेड विद द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड बाकी के फोर्सेस उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में रहेंगे. सो टीडी को तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वी कैन रिजॉल्व एमजी का एक कंपोनेंट इस तरफ रहेगा, एक कंपोनेंट इस तरफ रहेगा. सो इफ यू रियलाइज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही रहेगा. एमजी का थीटा की तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी एमजी कॉस थीटा and the other component here will be mg sin theta. Now the component which is going in the inward direction, मतलब पार्टिकल पे नेट इनवर्ड फोर्स रहेगा TD minus mg cos theta, and this TD minus mg cos theta, because it is the net inward force, this plays the role of centripetal force. तो इसे इक्वेट किया जाएगा with mvd²/r. सो ये भी हमारा एक और इक्वेशन बन जाएगा. जैसे हमने यहाँ पे ये वाला A पे इक्वेशन बनाया, ये वाला B पे इक्वेशन बनाया, ये C पे इक्वेशन बनाया, वैसे ये टेंशन का इक्वेशन बन गया एट द पॉइंट D. इसके आगे जब भी हमें वेलोसिटी एट A चाहिए था तभी हमने ये वाला इक्वेशन बनाया, मतलब वी हैड गॉन फॉर एनर्जी बैलेंस. सेम एनर्जी बैलेंस हम करेंगे फॉर फाइंडिंग VD का वैल्यू एंड द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन वुड बी लॉस in kinetic energy is equal to gain in potential energy, because when the particle goes from A to D, okay, I know I had assumed the particle to be moving in the clockwise direction, but let's say it's moving in the anti-clockwise direction. मतलब मान ले अगर D इस तरफ होता तो clockwise रहता, and फिलहाल let's say it has gone from A to D. Even if you consider it clockwise, the derivations would still remain the same only, so no major difference. And for now, yes, let's consider it's going in the anti-clockwise direction. So ये VA का direction, as it goes from A to D, it loses kinetic energy and gains potential energy. So the loss in kinetic energy is half mVA square minus half mVD square, that is equal to, now gain in potential energy के लिए हमें चाहिए mg delta h. Delta h का वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखना कैसे फाइंड करेंगे. So this is the horizontal level at the point D. This is your horizontal level at the point A.
If you check this entire length is equal to radius of the vertical circular motion, so this will be r. Now let us say this length is x. Okay, अगर ये लेंथ x था तो ये ट्राइंगल कंसिडर करना है. Now this is a right angle triangle. If I ask you what is cos theta, so cos theta in that triangle will be adjacent upon hypotenuse, but the hypotenuse is again the radius of the circle. So cos theta in this triangle will be equal to adjacent, which is x, divided by hypotenuse, which is radius of the circle. So when you rearrange, x becomes equal to r cos theta. x मतलब ये वाला लेंथ. So ये जो vertical length मिला, ये vertical length हमें मिला r cos theta by this calculation. So directly I will write that vertical length as r cos theta. So this length here I said is r cos theta. अब ये पूरा लेंथ r, इतना लेंथ r cos theta. तो ये जो डिफरेंस इन लेंथ आएगा, ये जो फाइनली हमारा डेल्टा h का वैल्यू रहेगा, दैट डेल्टा h वैल्यू विल बी r माइनस r cos theta. r कॉमन ले लिया तो दैट विल बी r into 1 minus cos theta. So that's how we write delta h, and just make sure that you understand this calculation. And yeah, that's what I said, mg r into 1 minus cos theta. This finally forms the equation for gain in potential energy. Once again the same thing, throughout हम m को cut कर सकेंगे. So when you cancel an m, this goes off, this goes off, and this goes off. You can multiply the entire equation by 2. So you will have va square minus vd square equal to 2rg and 1 minus cos theta. va square को भी हम लिख लेंगे 5rg because that's what we had derived over here. So va square will be written as 5rg. Now we will take vd square on the right and this entire term on the left. So we have vd square equal to 5rg minus 2rg 1 minus cos theta. हम यहीं से rg भी कॉमन ले लेंगे. So when rg is coming out common, there's a square bracket here and an rg here. You open this bracket also, so you will get minus 2 and plus 2 cos theta. So we have 5 minus 2 plus 2 cos theta, and 5 minus 2 makes it 3. So finally it is vd square equal to rg into 3 plus 2 cos theta. I'll write that properly. So rg 3 plus 2 cos theta. This becomes the formula for vd square. जैसे पिछले सारे डेरिवेशंस में भी हमने वही किया था, va निकाला था, vc निकाला था, vb निकाला था, उन्हें TA TC के इक्वेशन में डाल के TA TC भी निकाला था. तो वैसे यहां पर भी करेंगे. vd square का वैल्यू मिल चुका है. If we put it back in the tension equation, we will be able to find the formula for TD also. So let's put it. So TD minus mg cos theta is equals to m by r into vd square, and vd square is rg 3 plus 2 cos theta. So यहाँ पे r और r cancel होगा. So this r goes with this r. You have mg 3 plus 2 cos theta, and ये mg cos theta right में जाके plus होगा. So I'll cancel it from here and I'll just write plus mg cos theta here. So TD का formula बनेगा. This is already mg and mg over here, so you can take out an mg common. Bracket में बचेगा 3 plus 2 cos theta plus cos theta. 2 cos theta plus cos theta is 3 cos theta. So we have 3 plus 3 cos theta. You can take out a 3 also common, and TD का final formula मिल जाएगा 3mg, and 3 common आने के बाद यहाँ पर बचेगा 1 plus cos theta. So we have got the formula for velocity of the particle and tension in the string at any random point D on the entire vertical circle. अब ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज लेट अस से मैंने थीटा का वैल्यू 90 डाल दिया. इफ आई पुट थीटा इज 90, द पार्टिकल विल बी राइट हियर. अब पार्टिकल में यहाँ पे बोलूँ या यहाँ पे बोलूँ, इट मीन्स द सेम थिंग ओनली. सो जो सी पॉइंट यहाँ पे था, यू कैन इमेजिन द पॉइंट सी टू बी हियर ऑल्सो. सो थीटा अगर मैं 90 डाल दूं तो मुझे सी के सारे इक्वेशंस मिल जाने चाहिए. सो लेट्स पुट थीटा इज 90 ओवर हियर.
थीटा 90 मतलब कॉस थीटा 0, तो ये पूरा टर्म 0 आएगा एंड वी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा 3rg। तो VC स्क्वायर का फॉर्मूला 3rg ही था एंड दैट्स द वेरी थिंग वी गॉट व्हेन वी पुट थीटा इज 90 ओवर हियर। सिमिलरली थीटा अगर यहाँ पे 90 डाला तो cos थीटा 0 एंड 1 into 3mg विल बी 3mg। तो TC का फॉर्मूला होना चाहिए था 3mg एंड TC का फॉर्मूला यस इट वाज 3mg। सो वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। सिमिलरली अगर पॉइंट बी के बारे में बात करूं तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री। सो व्हेन यू पुट 180 डिग्री एज theta over here, cos theta means cos 180, cos 180 is -1, तो ये बन जाएगा 3 minus 2 which is 1 and 1 into rg is rg only। तो v square का फॉर्मूला rg मिला and that's the very formula for vb that we had derived, that is vb is root rg or vb square is rg and that's what we got here। Similarly cos theta अगर यहाँ पे -1 डाल दूं तो 1 minus 1 0 आएगा एंड टेंशन का वैल्यू 0 आया एंड जब सारे डेरिवेशंस हमने शुरू किए थे तभी टीबी को 0 ही लिया था। सो लाइक आई सेड एट द वेरी बिगिनिंग, ये सारे इक्वेशंस जो मैंने डिराइव किए हैं इसके बाद दे आर ऑल एप्लीकेबल ओनली व्हेन टीबी इज इक्वल टू 0, दैट इज ओनली व्हेन द स्टोन जस्ट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल। अगर पार्टिकल ए पे रहेगा तो ये थीटा का जो वैल्यू है, इफ द पार्टिकल इज एट ए द स्ट्रिंग इज राइट हियर वर्टिकल, मतलब थीटा बनेगा ही नहीं और इन अदर वर्ड्स थीटा विल बी इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे थीटा को 0 डाला तो cos थीटा 1 आएगा, 3 plus 2 is going to be 5 and v square का फॉर्मूला बन गया 5rg। that was the very formula we got for va। Similarly यहाँ पे cos theta 1 डाल दिया तो 1 plus 1 2 आएगा and 2 into 3mg is 6mg and that 6mg was the formula for ta। so yeah, we have derived the equations and also I have proved कि ये दोनों equations correct क्यों है। so yeah, this was the entire discussion on vertical circular motion and finally now we can move on with the next concept। इस concept में imagine करो कि एक ball है और ball में friction नहीं है। I have left a particle and that particle just rolls on the surface of this ball। particle जब यहाँ पे रहेगा तभी force balance करेंगे and we will do a force balance even when particle is at the bottom। फिलहाल के लिए particle अगर bottom पे रहेगा तो देखते हैं force balance क्या रहेगा। सबसे पहले पार्टिकल के ऊपर अपना खुद का वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, बिकॉज पार्टिकल इज इन कॉन्टैक्ट एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, सिंपली रिटन एज एन। लेट अस से दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, तो ये वर्टिकल कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस सेटअप में जो नेट इनवर्ड फोर्स जाएगा, द नेट इनवर्ड फोर्स ऑन द पार्टिकल इज n माइनस mg एंड दैट n माइनस mg मतलब नेट इनवर्ड फोर्स ही रहता है हमारा सेंट्रीपीटल फोर्स। सो दिस विल बी इक्वेटेड विद mv स्क्वायर बाय r, जहां पे v मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी रहेगा एंड बिकॉज द पार्टिकल इज फॉलन फ्रॉम हियर टू हियर, वेलोसिटी का डायरेक्शन टैंजेंशियल रहेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो दैट्स द फोर्स बैलेंस व्हिच यू कैन डू व्हेन पार्टिकल इज एट द बॉटम। एंड व्हाट अबाउट व्हेन पार्टिकल इज ओवर हियर? पार्टिकल अगर यहां पर है तो वंस अगेन mg का डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ रहेगा एंड बिकॉज इट इज सर्कुलर मोशन, ये नॉर्मल रिएक्शन का जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन विल पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। सो ये n का डायरेक्शन होगा। लेट अस से द वर्टिकल द एंगल मेड बाय रेडियस विद द वर्टिकल इज थीटा। mg को हमें रिजॉल्व करना होगा। सो mg रिजॉल्व होगा एक इस डायरेक्शन में जो कि टैंजेंशियल डायरेक्शन है। आई नो इट डजंट लुक लाइक अ टैंजेंट बट इट्स बेसिकली दिस डायरेक्शन। सो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और दूसरा कंपोनेंट रेडियस के अलोंग रहेगा। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये एंगल थीटा बनेगा एंड दिस पार्ट बिकम्स mg cos थीटा, बिकॉज ये थीटा की तरफ का पार्ट है। तो mg का कंपोनेंट इस तरफ mg cos थीटा रहेगा एंड ऑपोजिट टू थीटा मतलब ये कंपोनेंट बनेगा mg sin थीटा। दैट mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रैगिंग द पार्टिकल डाउन। फिलहाल mg sin थीटा का कोई काम नहीं है। We only look at the normal reaction and mg cos theta. We need the net inward force on the particle. Inward force इस तरफ, वो net inward force n minus mg cos theta आएगा। So at this point we can make the force balance as n minus mg cos theta is equals to mv square by r. You can call it v something else. So let's say this is va, considering this is point a. And let's say this point is point B, so you can call the velocity at this point to be VB. तो यहाँ पर आएगा VA square और यहाँ पर आएगा VB square.
So yeah, these are some force balance equations for this particular setup. I'll repeat once again that ये सारे setups आप see, it's not like जो numerical आएगा वो इस setup के ऊपर ही आएगा. It might be this very setup, or they might change the setup a little bit and then expect you to make the force balance equations. आपको इन सारे setups में मैंने equations कैसे बनाया बस वही देखना है. इन equations को बनाने के बाद थोड़ा बहुत और simplification रहेगा based on what they are asking in the numericals. So mainly आपको इस वीडियो से यही सीखना है कि और सेटअप क्या है और उसका करस्पॉन्डिंग फोर्स बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगा. ट्राई टेकिंग वन मोर सेटअप. दिस टाइम लेट्स टेक द बोल टू बी इन्वर्टेड. अगर इन्वर्टेड बोल रहेगा एंड लेट्स से द पार्टिकल इज गोइंग अप और लेट्स से द पार्टिकल इज कमिंग डाउन. सो सबसे पहले लेट्स अज्यूम द पार्टिकल इज राइट एट द टॉप. अगर पार्टिकल टॉप पर है एंड लेट्स से इट्स मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड विद द वेलोसिटी v, तो फोर्स बैलेंस करने के लिए एक फोर्स mg नीचे की तरफ आएगा और एक नॉर्मल रिएक्शन n आएगा ऊपर की तरफ. सो नेट इनवर्ड फोर्स जो रहेगा, अब सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन इधर है तो नेट इनवर्ड फोर्स इस तरफ आएगा. सो नेट इनवर्ड फोर्स बनेगा mg माइनस n एंड देन दैट mg माइनस n विल बी इक्वेटेड विद mv स्क्वायर बाय r. सिमिलरली पार्टिकल अगर रैंडम किसी पोजीशन पे रहेगा, लेट्स से द पार्टिकल इज ओवर हियर, देन यू ड्रॉ द वर्टिकल एंड यू कैन ड्रॉ द रेडियस ऑल्सो. पार्टिकल के ऊपर उसका वेट रहेगा mg नीचे की तरफ. पार्टिकल यहां सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ जाएगा. सो mg हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा. लेट्स से विद द वर्टिकल दिस एंगल इज थीटा, तो क्योंकि यहां पे z फॉर्मेशन हुआ, दीज विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दिस एंगल विल बिकम थीटा. सो mg का कंपोनेंट इस तरफ अगर देखेंगे तो दैट विल बी mg cos थीटा एंड दिस टाइम द इनवर्ड फोर्स इज mg cos थीटा माइनस n. So this time it is mg cos theta minus n, that will be equated with mv square by r. So yeah, these are two equations we can make for this particular setup. इस setup को लेके एक और equation हम derive कर सकेंगे. So I will just erase off this part. And I'll add a question to that setup. एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इस सेटअप को लेके जो पूछा जाता है वो ये है दैट फाइंड हाइट फ्रॉम द टॉप एट विच पार्टिकल लूजेस कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस. सो ये जो पार्टिकल है जो स्लाइड करके नीचे की तरफ गया, ये पार्टिकल किसी पॉइंट पे सरफेस के साथ कांटेक्ट लूज करके बस गिर जाएगा. सो वो हाइट क्या रहेगा फ्रॉम द टॉप. लाइक फ्रॉम द टॉप यू मेजर दैट हाइट एट विच द पार्टिकल विल लूज कॉन्टैक्ट विद द सरफेस. अब इसका डेरिवेशन कुछ ऐसा जाएगा दैट एट द पॉइंट वेयर पार्टिकल लूजेस कॉन्टैक्ट, पार्टिकल ने कॉन्टैक्ट लूज किया मतलब नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 आएगा. सो वी गेट बैक टू दिस इक्वेशन and we comment that when particle loses contact, ये जो n का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा. सो n को जैसे ही 0 डाल देंगे इस इक्वेशन में, हमें मिलेगा mg cos theta is equals to mv square by r. So when you cancel off m, you get g cos theta, or you can simply say cos theta is v square by rg. You can mark that as equation 1. अब इस वाले क्वेश्चन के लिए वो ऐसा अज्यूम करने बोलते हैं कि स्टार्टिंग में लेट अस से द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0. तो पार्टिकल को तुमने जस्ट पुश किया एंड देन यू हैव टू सी एट व्हाट हाइट इट विल लीव कांटेक्ट विद द सरफेस. सो इनिशियल वेलोसिटी अगर यहां पे मैं 0 ले लूं तो अभी हम एनर्जी बैलेंस करेंगे वेयर वी विल से व्हेन द पार्टिकल गोज फ्रॉम हियर अप टू दिस लेवल वेयर इट इज लूजिंग कांटेक्ट, इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी. So gain in kinetic energy should be equated with loss in potential energy. Gain in kinetic energy मतलब इस point पे let us say the velocity was v in this direction. That direction of course will be tangential to the surface. So the velocity is v and kinetic energy at this point will be half mv square. Gain चाहिए था तो we will say half mv square minus the initial kinetic energy. यहाँ पे velocity of the particle 0 था तो kinetic energy at the top will be 0. सो गेन के लिए हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी.
लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg डेल्टा एच. डेल्टा एच मतलब यहां का हाइट और यहां का जो हाइट रहेगा उसका डिफरेंस. अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल था तो ये सेंटर से ये पूरा हाइट विल बी इक्वल टू आर. अब इस ट्राइंगल को अगर देखेंगे तो दिस लेंथ इज ऑलरेडी इक्वल टू आर एंड इसको अगर y ले लेंगे तो वी कैन सी दैट cos थीटा इज y अपॉन r. सो व्हेन यू राइट इट डाउन cos थीटा इज y अपॉन r. इसको रीअरेंज करके मिलेगा y इज इक्वल्स टू r cos थीटा. मतलब ये वर्टिकल लेंथ बन जाएगा r cos थीटा. सो इफ वी इरेज ऑफ एवरीथिंग, ये ब्लू वाला ट्राइंगल भी इरेज कर ले. I just derived that this vertical length is r cos theta. मतलब ये जो हाइट है that is the height by which the ball is falling down. ये डेल्टा h का वैल्यू ये बन जाएगा r minus r cos theta. If you can take out r common, it will be r into 1 minus cos theta. So you can write delta h over here as mg r and 1 minus cos theta. So again you can cancel an m and m over here. Half mv square minus 0 is like half mv square only. So v square का फॉर्मूला बन जाएगा 2gr 1 minus cos theta. Consider that as equation 2 and you can put that equation 2 in equation 1, or you can use equation 1 in equation 2. That is, you can put cos theta as v square by rg. So when you do that, we have v square is 2rg 1 minus cos theta को डाल देंगे v square by rg. So yeah, you can just open up the bracket now. So v square becomes 2rg minus 2rg into v square by rg. तो rg cut होगा and we will simply get minus 2v square. So you can take that minus 2v square here. So you get 3v square is 2rg and v square becomes 2rg by 3. Now that v square value, you can put it back in this equation only. So v square को डाल देंगे 2rg by 3. So we had cos theta is equals to v square by rg. So we have cos theta is equals to v square को डाला 2rg by 3. So 2rg by 3 और ये rg नीचे ऑलरेडी था. So we have cos theta is equals to 2 by 3. अब cos theta वापस इस डायग्राम में देखेंगे तो मैंने कहा था इस ट्राइंगल में देखो, अगर इस हाइट को मैं h ले लूं तो ये जितना हाइट है इट इज गोइंग टू बी r minus h. So this height here which is r cos theta is actually r minus h and cos theta will be this upon this, that is r minus h upon r. So I can write cos theta as r minus h upon r equals to 2 by 3. Rearrange करेंगे तो 3r minus 3h is equals to 2r. So 3h here, 2r here. So 3h becomes equal to r and h becomes equal to r by 3. So ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन था फाइंड हाइट फ्रॉम टॉप एट विच पार्टिकल लूजेस कांटेक्ट विद द सरफेस. वो हाइट फ्रॉम टॉप, यही h का वैल्यू हमें अभी अभी मिला r by 3. तो अगर इन्होंने पूछा फाइंड हाइट फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम से अगर हाइट चाहिए, अगर ये पूरा लेंथ r था और इतना हाइट हमें r by 3 मिला, तो ये जो लेंथ है दैट इज हाइट फ्रॉम द बॉटम, that will be r minus r by 3 which is 2r by 3. So yeah, this is an extra setup and extra derivation that they have asked often in the earlier questions, मतलब earlier papers में ये वाला setup भी पूछा गया था. And yeah, these are some derivations related with this particular setup. So yeah, we are done with one more setup and we can move on with the next setup. Let's again take a bowl. And let us say इस bowl में एक insect crawl करेगा. The crawling insect has the tendency to go up in the bowl. तो insect ने यहां से crawl करना शुरू किया and crawl करते करते insect पहुंच गया इस height तक. Let us say this is the maximum height up to which the insect can reach and इसके ऊपर अगर वो crawl करेगा तो वो slide हो जाएगा. So the question is find maximum height up to which the insect can crawl. अब देखो क्रॉलिंग पॉसिबल तभी ही रहेगा जब फ्रिक्शन होगा. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्रॉलिंग पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज विदाउट फ्रिक्शन इफ इट ट्राइज टू क्रॉल इट विल स्लाइड बैक. तो यहाँ पे फ्रिक्शन हमें अज्यूम करना पड़ेगा एंड बस फ्रिक्शन अज्यूम करके यही देखना है कि कौन सा वो मैक्सिमम हाइट रहेगा जहां तक इंसेक्ट क्रॉल कर पाएगा. सो लेट्स मेक द हॉरिजॉन्टल लेवल ओवर हियर. दिस इज द ग्राउंड लेवल
द मैक्सिमम हाइट अप टू विच इट इज क्रॉलिंग इज लेट अस से h, और ये h का वैल्यू हमें फाइंड करना है। इंसेक्ट के ऊपर हम फोर्सेस ड्रॉ कर लेंगे। सो एक रहेगा इंसेक्ट का अपना वेट mg, लेट अस से दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। सो ये मैंने रेडियस का डायरेक्शन ड्रॉ किया, बिकॉज देर इज कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस, यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा n, क्योंकि इंसेक्ट का वेट उसे नीचे की तरफ पुल करने का ट्राई करेगा, फ्रिक्शन इसे अपोज करेगा, मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा इस तरफ। एंड लेट अस से द एंगल मेड बाय रेडियस विद द वर्टिकल इज थीटा। अब इस केस में फोर्स बैलेंस करना शुरू करेंगे। वी कैन रिजॉल्व mg as one component here and one component here, because ये थीटा है, this and this are corresponding angles, तो ये भी थीटा रहेगा। So this part becomes mg cos theta, because towards theta is cos and away from theta is sin, तो ये कंपोनेंट बनेगा mg sin theta। बिकॉज इंसेक्ट क्रॉल करके यहाँ पे रेस्ट पे रुक पाएगा, वी कैन से दैट mg sin theta which was pulling it down will be completely balanced by friction. So mg sin theta is equal to friction, mg sin theta is equal to फ्रिक्शन का फॉर्मूला रहता है म्यू इंटू एन। सो mg sin theta is equals to, अब नॉर्मल रिएक्शन once again you can check it over here, because the insect is at rest, the net forces in all directions are balanced, मतलब ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड फोर्स भी बैलेंस्ड रहेंगे। सो n will be equal to mg cos theta, सो इसी n को हम डाल देंगे mg cos theta। सो फाइनली लेफ्ट एंड राइट पे mg कैंसिल होगा, cos theta can be taken down, तो sin theta upon cos theta becomes equal to mu, so tan theta equal to mu मिल गया। What we wanted was the height up to which the insect can crawl up to, और height का अभी कुछ ऐसा रहेगा, if this entire length is r, so this length is h and this length becomes r minus h, theta यहाँ पर है, so this entire length here is r, so we can say over here cos theta is adjacent upon hypotenuse, so cos theta is r minus h upon r, so if cos theta is r minus h upon r, अब यहाँ पे cos theta को लिख सकेंगे as 1 upon sec theta, so I will erase this off and I will make it 1 upon sec theta, and sec theta can be thought of as root over sec square theta, and sec square theta by identity of trigonometry is 1 plus tan square theta, तो ये बन गया 1 upon root over 1 plus tan square theta। ऐसा इसलिए किया क्योंकि tan theta का वैल्यू म्यू ऑलरेडी पता था, तो ये बन जाएगा म्यू स्क्वायर, सो tan square theta को लिख लिया 1 plus म्यू स्क्वायर, एंड we need to just rearrange this to get the value of h, so we have 1 upon root 1 plus mu square is equals to, यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 minus h by r लेफ्ट में लेंगे, इसे राइट में ले लेंगे, so we have h by r equals to 1 minus 1 upon root over 1 plus mu square, and you can take r on the right hand side, so h बन जाएगा r into 1 minus 1 upon root 1 plus mu square. So that is the maximum height up to which the insect can crawl. Like I have said with the earlier derivations, आपको ये फॉर्मूले मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, you need to just practice these force balance calculations, because जो भी सेटअप आपके फाइनल पेपर्स में आएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा, इट विल बी मोर और लेस ऑफ दिस टाइप ओनली। अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया तो ठीक है, बट आई वुड से अगर 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस उनमें वही सारे फोर्स बैलेंस रहेंगे जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं, एंड डेफिनेटली बाकी के फोर्स बैलेंस आप जैसे जैसे पेपर सॉल्विंग करेंगे उतना उतना आप सीखते जाएंगे, बट फॉर अ स्टार्ट यस, ऑल दीज फोर्स बैलेंस कैलकुलेशंस विल रियली हेल्प यू। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कैलकुलेशन। This force balance is about weightlessness. So let us say you are traveling or you are sitting in a roller coaster, तो रोलर कोस्टर का जो पाथ रहेगा वो पाथ कुछ ऐसा रहेगा। Now on that path you want that when you reach the topmost point, ये topmost point पे जब एक पर्सन पहुंचेगा तो you want the person to experience weightlessness।
अब पर्सन के वेट का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, अगर पर्सन अर्थ पे खड़ा है तो पर्सन अप्लाइज mg ऑन द अर्थ एंड अर्थ अप्लाइज अ नॉर्मल रिएक्शन बैक ऑन द पर्सन विच इज इक्वल टू mg। ये नॉर्मल रिएक्शन जो हमारे ऊपर लगा उस वजह से हमें अपना वेट एक्सपीरियंस होता है। सो वेट एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन इज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन दैट कम्स ऑन हिम। सो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है, विच मीन्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन रोलर कोस्टर, ट्रैवलिंग मतलब व्हेन यू आर सिटिंग इन अ रोलर कोस्टर एंड यू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो रोलर कोस्टर का कुछ वेलोसिटी रहेगा। एट दिस पॉइंट तुम्हारा वेट mg नीचे की तरफ है। द नॉर्मल रिएक्शन, तुमने अगर रोलर कोस्टर पे mg नीचे लगाया तो रोलर कोस्टर का जो भी बेंच रहेगा इट विल अप्लाई नॉर्मल रिएक्शन अप ऑन योर बॉडी, एंड ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से तुम्हें अपना वेट एक्सपीरियंस होगा। इफ आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू मुझे जीरो करना होगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो किस वेलोसिटी पे होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। So again we will make those very calculations. Because you are in circular motion, centripetal force का requirement compulsory है। centripetal force मतलब net inward force आएगा, इस point पे inward force आएगा mg minus n, so we will say mg minus n is the net inward force and that will play the role of centripetal force which is mv square by r. To experience weightlessness n को zero डालेंगे, n को जैसे ही zero डाल दिया we get mg equal to mv square by r. सो m और m अगर कैंसिल करेंगे, रीअरेंज करके मिल जाएगा v इक्वल टू रूट आर जी। सो अगर रोलर कोस्टर का ये वेलोसिटी रहेगा तो इस वेलोसिटी पे एट द टॉप मोस्ट पॉइंट अ पर्सन इन द रोलर कोस्टर विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। यहाँ r मतलब ये जो पाथ है इस सर्कुलर मोशन के पाथ का रेडियस, एंड g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So yeah, that's one more force balance equation that I've discussed with you in circular motion. With this, I am done with covering everything I wanted to cover in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.